नमस्कार। वेलकम टू वेदप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह मेंसुरेशन की क्लास 6 है और आज से हम पढ़ने जा रहे हैं 3D। तो इससे पीछे की 6 वीडियो में, यानी यह क्लास नंबर 7 होगा, ठीक है। इससे पीछे की 6 वीडियो आ चुके हैं कंप्लीट, जिसमें हमने 2D के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को कवर किया था। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 3D, ठीक है। तो 3D का मतलब हो गया 3 डायमेंशनल, यानी जिसमें 3 आयाम हो। डायमेंशन का क्या मतलब होता है? आयाम। तो देखो 2D और 3D में जो बेसिक फ़र्क होता है, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि जो 2D होता हुआ हमारा होता है एक सरफेस होता है। जैसे ये सरफेस की बात करें, और अगर इसमें हम स्पेस दे दें कुछ, यानी हाइट कुछ इसमें अगर प्रोवाइड कर दें, लेट से कुछ कोई भी, तो अगर यह हाइट दे देंगे तो यह कुछ मान लो इस प्रकार से आकृति बन जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक 3D फिगर बन जाएगा। तो 3D फिगर में क्या क्या आता है? 3D फिगर में आपका आएगा क्यूब, ठीक है। क्यूब मतलब घन, क्यूबॉइड मतलब घनाभ, क्यूब हो गया। सिलेंडर हो सकता है, यानी जो भी आप अपने दैनिक जीवन में जिसके आप देखते हो कि आप 3 आयाम होते हैं, 3 डायमेंशन, जिसमें हाइट होता है, लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है, उसको आप बोलते हो 3D डायमेंशन। जैसे आप पेन से लिख रहे हो वो आपका 3D है, आप जिस मोबाइल में देख रहे हो वो आपका 3D है, ठीक है। जिस कॉपी पे लिख रहे हो वो आपका 3D है। और अगर उस पेज की बात की जाए तो चूंकि पेज में जो हाइट होती है ना, या उसको जो भी आप बोलो, अगर हाइट नाम देना चाहो तो हाइट नाम दो, वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि आप उसको 2D फिगर मान सकते हो, लेकिन एक्चुअली में है तो वो अभी 3D फिगर, क्योंकि उसमें भी कुछ क्या है, उसकी कुछ मोटाई पड़ने की, ठीक है। आप जिस मकान में रहते हो वह भी एक 3D फिगर है। इसी तरह से आपका कोण होता है। तो जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कुछ ऐसे डेफिनेट शेप हैं, उनके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोण, फिर आपका होता है पिरामिड, ठीक है। पिरामिड हो गया, पिरामिड होता है। उसके बाद आपका आ गया प्रिज्म आ जाता है, ठीक है। प्रिज्म हो गया इस तरह से। तो यही 3 4, 1 2 3 4 5, और एक टेट्राहेड्रॉन करके होता है, कभी कभी हमसे उससे पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम बात करें इन 6 आकृतियों की, तो इन्हीं से हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो जैसे देखा कि आपने कि 2D में हमको क्या बेसिकली पूछा जाता था, या तो उसका पेरीमीटर पूछते थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप, या हमसे पूछते थे कि इसका एरिया बताओ। लेकिन 3D में क्या होगा, 2 चीज़ें नई ऐड हो जाएंगी। एक होगा कि टोटल कर्व सरफेस एरिया, या सरफेस एरिया, या कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और एक आपसे वॉल्यूम पूछा जाएगा। अब जो दोनों चीज़ें हैं नई, थोड़ा इसको समझ लो कि कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम तो आपको पता है कि आयतन। तो चलो एक सिलेंडर बनाते हैं, इसी से समझने का प्रयास करते हैं कि मान लो यह एक राइट एंगुलर सिलेंडर है, राइट। एक सेकेंड, यह कुछ आपका इस प्रकार से है, एक सिलेंडर बन रहा है, ठीक है। तो मान लिया कि यह एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो सिलेंडर है, यानी जैसे एक पाइप होता है वह भी सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है भाई। एक पाइप हो जाए वह भी हमारा क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो देखो जैसे हमने उसमें समझा था, इस फिगर को थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं, देखते हैं इसमें सिलेंडर का शेप है, यहाँ पे केवल 2D ही शेप है, ठीक है कोई बात नहीं। देखो इस तरह से मान लो अगर कोई सिलेंडर है हमारा, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो जैसे हमने वहाँ पे बोला था, इसी तरह से क्या करो कि आप एक पेपर को रोल करो, फिर उसको आप फैला दो, या इस तरह से बोलो कि कोई पाइप है इसको काट के पूरा फैला दो। तो फैला दोगे तो यह इस प्रकार से फैल जाएगा भाई। वहाँ पे क्या था, वो हमारा 2D फिगर था, तो इसमें करते थे तो हमको 1 डायमेंशन मिलता था, केवल लेंथ मिलता था। या 3D है तो इसमें 2 डायमेंशन मिला, हमको लेंथ हो गया या ब्रेड्थ हो गया। तो टोटल सरफेस, अगर कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए तो बेसिकली आपसे पूछ रहा कि यही कितना है पार्ट, या अगर आप इस फिगर में समझना चाहो तो यह पूछ रहे हैं कि यह कितना एरिया होगा, ठीक है। यह राउंड सरफेस एरिया कितना होगा, यानी अगर एक पाइप लीजिए, आप उसके चारों तरफ पेंट कर दीजिए,
ठीक है, ऊपर वाले को और नीचे वाले को इन छोड़ के, यानी इस पार्ट को छोड़ दीजिए और नीचे वाले पार्ट को छोड़ दीजिए और इसको आप पूरा कलर कर दीजिए। तो जो आपने कलर किया उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वक्रीय सतह या पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, यह हुआ कर्व सरफेस एरिया। और हमसे पूछा जाता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया होगा कि आप कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ में बॉटम और टॉप को भी इंक्लूड कर लीजिए। तो आपको समझ में आए कि ऊपर जो यह बनेगा, अगर हम इसको भी पेंट कर दें, मान लो एक ढक्कन है इस तरह से बंद है और नीचे भी एक ढक्कन बंद है, तो इन दोनों का एरिया कितना होगा, ये 2 सर्कल बनेंगे। अच्छा, इनका जो रेडियस होगा वही इसका भी रेडियस होगा, तो यानी 2 सर्कल बनेंगे, इनका पाई आर स्क्वायर और इनका पाई आर स्क्वायर और प्लस, यानी आप कह सकते हो कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एवं बॉटम दोनों का सरफेस एरिया। ठीक है, 2 टाइम्स सर्कल जो टॉप और बॉटम है उनका अगर हम ऐड कर दें तो हमको टोटल मिल जाएगा सरफेस एरिया। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो यही 2 चीज़ें और एक वॉल्यूम, यानी अगर एक मान लो पाइप इस तरह से है या एक सिलेंडर जो भी है, इसमें अगर आप पानी भर देते हो तो इस सिलेंडर में कितना पानी आ जाएगा, इस बर्तन की धारिता क्या होगी, इस बर्तन का वॉल्यूम क्या होगा, वो हमसे पूछा जाता है। तो 3D में आपको बस 2 चीज़ें या बोलिए 3 चीज़ें आपको नहीं पढ़नी पड़ती है। तो शुरुआत करते हैं जो 3D का हमारा सबसे बेसिक फिगर होता है, यानी पहला फिगर जो हम समझते हैं वह समझते हैं हम क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड, इसको बोला जाता है घनाभ या इसको बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, तो पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलोगे, इसको हिंदी में बोलोगे घनाभ। क्या बोलते हैं, घनाभ। और कभी कभी अगर मान लो कहीं हिंदी लिखने में गलती हो जाए तो उसको जरूर माफ़ कर दीजिए, और आप ऐसा करिएगा कि उसको कहीं ना कहीं से आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। लेकिन जहाँ पे ऐसा कोई हमको डाउट होता है तो वहाँ पे मैं ज़रूर बता देता हूँ कि आप एक बार देख लेना। जैसे इसमें जहाँ पे हमको कंफर्म होता है वहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसका हिंदी यही होगा। ठीक है, और आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक एजुकेटर होने के नाते मैं भी आपको बता सकता हूँ कि आज इंग्लिश में कंटेंट हर जगह अवेलेबल है। आप कुछ भी चाहोगे इंग्लिश में हर जगह कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप हिंदी में अच्छा कंटेंट ढूंढना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे एक डेसिमल में होता है रिकरिंग फ्रैक्शन और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन, इसका हिंदी अगर आप ढूंढना चाहोगे, मान लो अगर आप इंग्लिश बुक पढ़ रहे हो तो आप जल्दी इसका हिंदी वर्ड नहीं ढूंढ पाओगे, इतना ज़्यादा समस्या हो चुकी है हिंदी में। क्योंकि सभी राइटर जो अच्छे राइटर उनकी बुकें जो हैं वह हिंदी इंग्लिश में आती हैं। ठीक है, तो अगर हो, मैं तो हमेशा यही सलाह देता हूँ कि जैसे अगर एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इंग्लिश पढ़ना ही है। आपसे पूछा जाएगा, एरर की प्रॉब्लम आएगी, वोकैब का प्रॉब्लम आता है, सब कुछ आता है। तो जब अगर आप इंग्लिश वहाँ पे उतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ रहे हो तो यहाँ पे तो बिल्कुल बेसिक्स है कि जिन्होंने कभी ग्रामर या जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है वह भी क्वेश्चन को कंप्रहेंड कर सकते हैं। और अगर एक चैप्टर में अगर 100-200 क्वेश्चन आपने लगा दिए तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की इंग्लिश बहुत सिंपल होती है। तो अगर आपको संभव हो ना तो आप इंग्लिश में ही पढ़ो क्वेश्चन वगैरह के, क्योंकि यहाँ पे देखो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, फोर्स नहीं करूँगा आपको, लेकिन मेरा मानना है कि दोनों में अगर तुलना की जाए तो इंग्लिश में आपके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, फ्रीली और अच्छे रिसोर्स अवेलेबल है। हिंदी में मेरे सामने तो ऐसी कोई मैथ की बुक नहीं है कि जो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप मैथ में अगर हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हो तो इसको पढ़ो। इसीलिए जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं ना, उनको हमेशा चाहिए कि वे किसी शिक्षक या मेंटर से एक बार पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लें, उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाएं। वह भी अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में लेते आओ, और नहीं तो हो सके संभव तो आप बाइलिंगुअल लेके आओ कि जो हिंदी इंग्लिश दोनों है। धीरे धीरे देखते देखते आप क्या होता है, जब आप तैयारी के फेज में होते हो ना तो चीज़ें सीख जाओगे लास्ट तक जाते जाते। ठीक है, और रही बात आज के समय में, अगर अच्छी बुक है या कोई जो टीचर जिस फील्ड से तैयारी करवा रहा है अगर उसके पास कुछ अनुभव है या उन्होंने अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, अन्यथा मार्केट में जाओगे तो बुक के नाम पे क्या किया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पकड़ा दे रहे हैं। कोई भी बुक उठा लो तो कोई आपको कुछ डिफरेंट नहीं मिल रहा, सभी वही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के पकड़ा रहे हैं। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि रिसर्च चाहिए, टाइम चाहिए, और कोई इतना करना नहीं चाहता कि टाइम दिया जाए कि अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन जो कैट के जैसे जो सीजल की तैयारी कर रहे हो
तो जो कैट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो अच्छे से हैं, अच्छे क्वेश्चन, जो रिलेवेंट क्वेश्चन है, उनको हम क्या कर सकते हैं, अपने बुक में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जो बैंक पीओ एसबीआई पीओ में आ चुके हैं क्वेश्चन, सीडीएस में आया, एनडीए में। लेकिन इन सबको करने के लिए टाइम चाहिए, और सबसे बड़ी बात है रिसोर्स भी चाहिए, जो सभी के पास अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन आज के समय में आपके लिए समझ लीजिए कि दोनों हाथ में लड्डू है। एक, अगर आप स्टूडेंट हो, क्योंकि आज सभी टीचर क्या कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बाइलिंगुअल में अवेलेबल करा दे रहे हैं। तो इसलिए बुक के पीछे ना भाग के आप क्या करो कि जहाँ से भी पढ़ रहे हो उनके टीचर के आप पीडीएफ फाइल वगैरह ले लो, डाउनलोड कर लो, क्योंकि वे अप टू द मार्क होते हैं। जो लेटेस्ट पैटर्न होता है एग्जाम पे टीचर उस पर तैयार करता है, उनको लेके प्रैक्टिस करो, यह उससे आपका बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है, और उसके बजाय कहीं से मार्केट में उठा लाओ कोई बुक, और उन्होंने कभी उसमें कोई रिसर्च किया नहीं है, क्वेश्चन के नाम पे रेलवे एसएससी इधर उधर का सब क्वेश्चन उठा के उसमें भर दिया है। ठीक है, और उनको यह भी नहीं पता कि 2011 2007 8 का क्वेश्चन दे रहे हैं, अब वो रिलेवेंट है कि नहीं है। कंपटीशन कितना चेंज हो चुका है। खैर आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं कि घनाभ की। तो घनाभ देखो क्या होता है। घनाभ एक, पहले क्यूब समझ लो, या ठीक है घनाभ ही समझ से पहले घनाभ इस तरह से हम बना लेते हैं, मान लो। ठीक है, घनाभ हो गया हमारा, जिसको बोलते हैं क्यूबॉइड। ये इस तरह का आकृति हो गया। जैसे लूडो खेलते हैं, लूडो में जो हमारा पासा होता है ना, तो वो तो मान लो क्यूब के शेप में है। लेकिन अगर सभी साइड अगर बराबर ना हो, मान लो जैसे इसको मान लेते हैं लेंथ, ये होगी हमारी ब्रेड्थ, और ये हो गई हमारी हाइट। 3D फिगर हो गया ना। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हो गए। ठीक है, तो 3 एक्सिस हो गया, या इसको बोलो हाइट हो गया। तो अगर यह इक्वल ना हो तो इसको घनाभ बोलते हैं। जैसे आप डस्टर देखते हो, जो ब्लैक बोर्ड जिस पे मिटाया जाता है, वह एक घनाभ का शेप होता है। ठीक है, डस्टर कुछ इस प्रकार से होता है, यह एक घनाभ का शेप होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि घनाभ का, ठीक है, घनाभ का वॉल्यूम कितना होता है, क्या होता है, कैसे निकालेंगे। देखिए, वॉल्यूम अगर पूछा जाए आपसे, यानी वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन पूछा जाए आपसे, तो नोट कर लीजिए, आयतन होता है LBH। यह बहुत ही बेसिक फार्मूला है, आपको कभी न कभी जीवन में आपने पढ़ा ही होगा इसको। ठीक है, और ये ध्यान देना, देखो यहाँ पे हमेशा एक चीज़ ध्यान देना कि जैसे स्क्वायर में क्या होता था, एरिया में क्या होता था कि स्क्वायर मीटर आता था ना, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, क्यूबिक मीटर आएगा, या क्यूबिक यूनिट में आएगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर L मीटर, B मीटर, H मीटर होता तो इनका गुणा करेंगे तो मीटर का क्यूब आएगा। तो ये हमेशा ध्यान देना, ये मीटर यानी यह क्यूबिक मीटर आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे आगे बढ़ते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया बार बार नहीं लिखेंगे, इसको TSA से हम डिनोट कर देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, हमने बोला कि इसमें क्या होगा कि आपको सभी सरफेस का एरिया निकालना होगा। तो एक सरफेस यह हो जाएगा, ठीक है, एक सरफेस यह हो गया आपका, दूसरा सरफेस देखो यह हो जाएगा आपसे, ठीक है, दूसरा सरफेस यह हो गया, तीसरा सरफेस आपका यह होगा। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी के किनारे की दीवार देखिए, चारों दीवार हैं, वह भी एक क्या घनाभ हो गया। ठीक है, कितनी दीवारें होती हैं, 6 दीवारें होंगी, और एक आपका यह हो जाएगा सामने वाला जो है। ठीक है, तो इन 6 का अगर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग निकाल के सरफेस एरिया इनको ऐड कर दें, तो हमको क्या पूरे घनाभ का एरिया पता चल जाएगा। और 2 बचे बाकी, यह एक आपका फ्रंट का जो है, जो एक सामने की दीवार है यह, ठीक है, एक सामने की दीवार, और इसी तरह से एक आपका क्या होगा, एक पीछे की दीवार होगी। तो बताओ, अगर हमको पता चल गया इसका लेंथ L है तो यह भी L होगा, और ब्रेड्थ B है तो यह भी B होगा। तो अगर यह L हो गया, ठीक है, यह B हो जाएगा, इसी तरह L हो गया, यह B हो गया, और यह L है और यह H होगा, और इसी तरह से इस वाले पार्ट का जो इसकी हाइट कितना होगी, यह भी H होगी। तो जरा एरिया निकालो कितना हो जाएगा बताओ। आप कहोगे इसका हाइट हो जाएगा LH हो जाएगा, कोई डाउट, यह हो जाएगा LH इस वाले पार्ट का, यानी पहला, इसको हम नंबर करते हैं नंबर 1। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं नंबर 1। अब नंबर 2 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, या इससे पहले कर कर लेते हैं पीछे वाली दीवार की बात, जो सामने और आमने सामने वाली पीछे वाली दीवार, ये हमारा नंबर 2 हो गया, ये वाली दीवार। तो इसका भी एरिया कितना होगा, L/H प्लस। अब बात करते हैं नंबर 2 की, इसका एरिया कितना होगा, B/H प्लस। बात करते हैं इस नंबर 4 की, यानी जो इसके सामने अपोजिट साइड में, इसका भी एरिया कितना होगा, B/H होगा प्लस। अब ऊपर वाले सरफेस की बात करते हैं, तो ये कितना है, 5 है। और इसके अपोजिट साइड में कितना है, ये वाली नीचे वाली अपोजिट, तो इनका एरिया कितना होगा, L/B हो जाएगा, LB। इसी तरह से छठवें का कितना होगा, L/B। तो आपने देखा कि सभी क्या हो रहा है, हमारे 2 टाइम्स हो गए। तो इसको अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, यह होता है कि 2 टाइम्स LB, ठीक है, प्लस BH प्लस HL। यह क्या होगा, स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। यह आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब मान लो जैसे हमने बात किया कि एक होता है कर्व सरफेस एरिया। अगर आपसे पूछे बताओ भाई इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, अच्छा ध्यान देना कि कर्व सरफेस एरिया को एक और वर्ड बोलते हैं, क्या, लैटरल सरफेस एरिया। क्या बोला जाता है, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया को बोला जाता है, नोट कर लीजिए, इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। और टोटल सरफेस एरिया को बोला जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। तो वक्र पृष्ठ में हमने आपको बताया कि क्या होता है, कि जो साइड वाली दीवार होती है, यानी दीवार कौन कौन सी, 1 2, ठीक है, 1 2, और यह हमारे सामने वाली दीवार हो जाएगी, कितना, यह हो गया 1 2 3, इसको हमने 3 नहीं बनाया, 3 4, ठीक है। और बाकी ऊपर और नीचे वाली दीवार को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यह हमारे लेटरल नहीं है, यानी वक्र पृष्ठीय नहीं है। जैसे अगर आप खड़े होकर अपने राउंड में सोचो, ठीक है, आप कमरे में बैठे हो ना, अपने राउंड में सोचो, जो आपके राउंड में आ रही है वही क्या होगा, कर्व होगा ना। कर्व का मतलब ये होगा कि गोलाई, ठीक है। कर्व का मतलब क्या होता है, कर्व, यही हुआ। तो वक्रीय पृष्ठ हो गया, यानी इसका मतलब जो हमारे सर के ऊपर है और जो हमारे पैर यानी जो हमारे नीचे है, ठीक है, जो ऊपर नीचे वाली साइड से उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आप कहोगे बेसिकली बस हमको 1 2 3 4 के एरिया निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये आप बोल सकते हो। ऊपर नीचे को अगर हम छोड़ देंगे तो ऊपर नीचे वाले का कितना एरिया था, L/B, और नीचे के कितना था, L/B। इनको हटा देंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, LH प्लस BH। और इसी को जरा सिंप्लीफाई फॉर्म में करके लिखा जाता है कि 2 टाइम्स L प्लस B/H। यह भी क्या होगा, आपका स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है। क्योंकि आप समझिए कि हमको इसका चाहिए, यह L हो गया, ठीक है, यह L हो गया, और हमको चाहिए इसका बगल वाले का, ठीक है। तो इन दोनों को हमने निकाल के बस हमको क्या किया हमने यहाँ पे सिंपली इसको H से मल्टीप्लाई कर दिया, या H हमने काम ले लिया। और अगर आपका विजुअलाइजेशन थोड़ा बेहतर होगा और अगर आप चीज़ों को समझ पाओ, तो देखो अभी आपको चाहो तो आप इसको डायरेक्ट लिख समझ सकते हो कि यह आखिरकार आता कैसे है। यहाँ पे तो हमने H कॉमन लिया, अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं H मुझे कॉमन लेना ही नहीं, तो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन खासतौर पे बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है अगर आप विजुलाइज कर पाते हो चीज़ों को, क्योंकि करने का यहाँ पे अल्टरनेट मेथड कई है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इस पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं कर रहा हूँ कि आप इस कोने से इसको काट दीजिए, इस पॉइंट से आप क्या करिए, इसको काट दीजिए, और इसको क्या करिए, आप फैला दीजिए, ठीक है। तो देखो यह क्या हो जाएगा, अगर आप इस पॉइंट से काट देते हो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, ठीक है, इसको C मान लो, इसको D मान लो। तो इस पॉइंट से अगर आपने काटा तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा AB इस तरह से रहेगा, एक यहाँ पे खुलेगा, 2 3 4, 4 बार ये खुलेगा, तो 1 2 3 4, 1 2
3, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार यह हो जाएगा, ओपन होगा। यह 4 बार क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ऐसे समझ लो, अगर आपको समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट को हमने बोला क्या, इस वर्टिस को ए मान लिया, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी, चलो इसको मान लेते हैं कुछ ई, और इसको मान लेते हैं एफ। अब यहाँ से अगर हम काट देते हैं तो इसको ओपन करोगे तो यह ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से ओपन होगा। अगर इसको बनाना चाहे तो बना सकते हैं पूरा। तो यह आपका होगा ए ई, और यह हो गया सी एफ, और यह कितना हो गया, यह हो जाएगा, सॉरी सी छोड़ देते हैं, यह डी एफ हो जाएगा, ठीक है। और देखो एक गलती इसमें और हुआ, ये क्या, एक होगा ए से बी तक, फिर होगा आपका बी से सी तक, ए से बी से सी, और फिर सी से डी, 3 हो गया। अच्छा 4 होना चाहिए, तो एक और हम करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते 4, फिर हम पहुंच जाएंगे ए पे, डी से ए। तो डी से ए पे पहुंचेंगे, ए आ गया तो ए से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने जब रीजनिंग पढ़ा होगा तो रीजनिंग में भी डाइस जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको यही चीज़ यूज करना पड़ता है। अब जरा बताओ, इसका एरिया अगर आपको मैं पूछ लूँ तो आप तो फटाक से बता दोगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर यह लेंथ होगा या ब्रेड्थ है तो पहले यल होगा, बी होगा, फिर यह कितना होगा, यह वाला, यह फिर यल हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाना, मैंने बोला कि यह एल हो गया तो यह भी एल हो जाएगा, यह बी हो गया और यह बी हो जाएगा। तो एल बी, बस वही एल बी। तो टोटल कितना हो गया, टोटल लेंथ, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो गया 2 टाइम्स एल प्लस बी। और ब्रेड्थ कितना, हाइट कितना है, हाइट तो एच है, पूरे के लिए समान है, एच, तो हाइट एच हो गया। तो इस पूरे, अगर हम कहें इस तरह से, एक हमको रेक्टेंगल दिया होता, इसका एरिया कितना होता, 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच हो जाता। तो देखो वही चीज़ आया ना। तो आप अगर इमेजिनेशन कर सकते हो तो आप इस तरह से कर लो, बिल्कुल और वरना आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 4 सरफेस निकालना, हम निकाल देंगे 2 टाइम्स एल एच प्लस बी एच। तो यहाँ से हमने एच क्या कर लिया, काम ले लिया। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप इस तरह से थिंकिंग डेवलप करो, क्योंकि फिगर को आप विजुलाइज कर पाओ, ठीक है, तभी आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जिनको अगर आपकी विजुलाइजेशन होगा ना तो बड़े आसानी से कर सकते हो, कि अगर उसको आप उस तरह से, जैसे अभी पिछले वीडियो में हमने जो 2D में देखा था कि जहाँ पर हमने लीफ की बात की थी, तो इसी को देखो क्वाड्रेंट से भी निकाल सकते हैं, और इसी को अगर आप बोल देते हैं सेक्टर के एरिया से निकाल सकते थे, सेगमेंट के एरिया से, और इसी को अगर मान लेते कि यह एक स्क्वायर बन जाता तो इससे भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो यही होता है कि अगर आप सोच पा रहे हो कि नहीं, और ये चीज़ें केवल प्रैक्टिस से आएंगी। ऐसी नहीं है बात है कि आप पहले दिन बैठोगे आपको आ जाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अब आगे की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेरीमीटर, ठीक है। सॉरी, पेरीमीटर यहाँ पे 2D में, पेरीमीटर तो 2D में हम काउंट करते हैं ना, यहाँ पे पेरीमीटर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पेरीमीटर एरिया हम वहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेरीमीटर की जरूरत नहीं होती है। आगे हमारा होगा कि डायगोनल्स होंगे, कि डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड। मेरे दिमाग में वही 2D का चल रहा था कि पेरीमीटर, क्योंकि उसमें हम पहले एरिया लिखते थे फिर पेरीमीटर बता देते आपको। 4 देख लेते हैं। 4 है कि हमको क्यूबॉइड का अगर बताना है कि डायगोनल का मतलब क्या होता है, विकर्ण, डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड। तो इसको भी समझिए कि डायगोनल आखिरकार होगा कौन सा इसमें। तो देखो, जैसे अगर ये हमारा एक क्यूब है, इस क्यूब बना लिया, तो डायगोनल्स होगा, देखो अगर इनकी नंबरिंग कर दें, इसको हम बोल दें ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो जो डायगोनल्स होगा ना, वह होगा आपको ए पॉइंट से लेके एच पॉइंट तक जाएं। यानी कमरे में आप बैठे हो, किसी दूसरे छोर से यानी नीचे वाले पॉइंट से उसके अपोजिट साइड में, जो मतलब दो दोनों के एक दूसरे के डायगोनली जो अपोजिट होंगे। जैसे पहले यह बात करो कि अगर आप एक कमरे में हो तो जो फर्श में एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट होंगे यह होगा डायगोनल। तो इस अपोजिट वाले पॉइंट से लेके ऊपर, इसके ऊपर वाले जो पॉइंट है ना, इससे जो मीट कराएंगे यह हमारा डायगोनल बनता है। तो यह एक दूसरे के अपोजिट पे हो गए, और यह वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, डायगोनल होता है। तो क्यूबॉइड में सभी एंगल क्या होंगे भाई, नीचे क्या बेस रेक्टेंगल बनता है, यह 90 डिग्री होता है। तो यह यल, तो यह बी। तो आप बोलोगे कि ए जी, तो आपको ए जी बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ए जी क्या हो जाएगा,
ए जी हो जाएगा आपका अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर ये एल स्क्वायर और रूट बी स्क्वायर और यह एच हो गया तो यह भी क्या हो जाएगा, फिर एक 90 डिग्री बन जाएगा इस तरह से। यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, अगर ए एच की बात की जाए तो क्या हो जाएगा आपका, हो गया रूट में भाई एल स्क्वायर हो जाएगा, या ऐसे कर लो कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, अब प्लस क्या हो जाएगा, देखो इसको हम पूरा लिख दे रहे हैं, ए जी आ गया रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए एच का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, रूट में ए जी का होल स्क्वायर प्लस जी एच का होल स्क्वायर, और ए जी कितना है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में तो रूट बाहर आ गया, अब प्लस जी कितना हो जाएगा, जी का जी एच का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, यह एच का होल स्क्वायर। तो ए एच अगर निकालना है हमको तो यह क्या हो जाएगा रूट में, ठीक है। तो ए एच आ गया कितना रूट में, यानी डायगोनल से कितना आ गया रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यही आपका फार्मूला आता है कि डायगोनल से के अगर हमको बताने हो तो यह होगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई गुणा वगैरह हो नहीं रहा है, रूट के बाहर आएगा तो एक यूनिट आएगा, तो स्क्वायर ना ऐसा कुछ नहीं आएगा, केवल यूनिट में आएगा, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे अलजेब्रा के जो हम फार्मूले से एक चीज़ को हम ड्रा कर सकते हैं, अगर कभी इसका यूज हुआ तो हम जरूर इसको यूज करेंगे, लेकिन जानते रहिए। जैसे हमको पता होता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी सी एंड सी ए। अब मुझे बताइए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स एल बी एच एल, यही होता है ना। देखो कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 2 टाइम्स एल बी एच एल, और डायगोनल से कितना होता है रूट में एल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर। और अगर हम देखो इसको यहाँ से लिखें, अगर हम ए की जगह पे एल, बी की जगह पे बी मतलब ब्रिड्थ है यहाँ पे, और सी की जगह पे हाइट मान लें, तो यह अगर यह क्या हो जाएगा, देखो एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये कितना होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एल बी एच एल, ठीक है। अब आपको बात कुछ क्लियर हो रही होगी। तो यह कितना हो गया, यह क्या हो गया डायगोनल, डायगोनल होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी यह डायगोनल का स्क्वायर हो गया, और प्लस यह क्या हो जाएगा, यह टोटल क्या होता है, यह टोटल हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, और यह क्या हो गया एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक छोटा सा एक रिलेशन अगर है, अगर कभी भी इसकी ज़रूरत हुई तो हम इसको जरूर यूज करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है डायगोनल्स का होल स्क्वायर माइनस में, सॉरी यह हो जाएगा हमारा कितना, सम ऑफ 3 साइड्स, एक लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, यानी आप बोल सकते हो इसको सम ऑफ ऑल 3 साइड, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा डायगोनल्स का होल स्क्वायर, डायगोनल्स का होल स्क्वायर। इसका यूज आप कर सकते हो, जैसे कभी हमसे सरफेस एरिया डायगोनल्स वगैरह दिया है तो आप कम से कम यहाँ से अब एक आपके दिमाग में आइडिया रहेगा, अच्छा इसमें एक इस तरह से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। यह आपको याद हो ना हो इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको अगर भूल भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यह अगर आपको बस पता है कि आप इस तरह से यूज कर सकते हो तो ये तो बिल्कुल आप ओरली कर सकते हो, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का अगर आपको स्क्वायर का फार्मूला याद हो तो आप यहाँ पे बिना विदाउट लिखे आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो मेंटली, ठीक है। तो इसको याद नहीं करना, बस इसको समझना है कि इसमें एक इस तरह से रिलेशन आता है, ताकि आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो यह हो गई पूरी क्यूबॉइड की चर्चा, यानी हमने घना पे चर्चा कर लिया पूरा, जिसको पैरेललोपाइप्ड भी बोलते हैं। अब इसके आगे जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा क्यूब। तो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है, केवल क्यूब में जहाँ पे एल बी एच अलग अलग इनके लेंथ होते हैं, क्यूब में सभी लेंथ बराबर हो जाता है बस। तो जहाँ सभी बराबर हो जाएगा तो फिर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए अगर मान लो सभी साइड ए है तो ए क्यूब हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा 2 यानी 6 यह कितना हो जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा
a स्क्वायर यानी a√3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें बस जहाँ पे यहाँ पे एल बी एच लिखते थे वहाँ पे एक एक यूनिट हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो क्यूबॉइड समझ जाएंगे तो क्यूब कुछ ऐसी बात नहीं है कि नई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं कि क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो क्यूब में जैसा हमने बताया इसको बोला जाता है हिंदी में घन। क्या बोलते हैं? घन। क्यूब में जैसे हमने आपको बताया कि इसमें सभी साइड हमारे इक्वल्स होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि सभी साइड इसमें इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह से ये थोड़ा सही, ये इस तरह से होगा। ठीक है, इसको हम फिर से बना लेते हैं। यह हो जाएगा हमारा क्यूब। तो अगर इसमें मान लो लेंथ एल है, ए है, तो ब्रेड्थ भी ए हो जाएगा और हाइट भी ए हो जाएगा। तो फिर अगर हमसे वॉल्यूम पूछे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पे ए इंटू ए इंटू ए क्यूबिक यूनिट। टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम्स एल इंटू बी इंटू एल इंटू एच, तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर यानी 2 इंटू 3a², तो कितना हो गया? 6a²। तीसरा कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया 2 टाइम्स एल इंटू बी एल प्लस बी इंटू एच, तो ए प्लस ए 2a इंटू ए, तो कितना हो गया? 4a²। क्लियर है? डायगोनल्स अंडर रूट में l² प्लस b² प्लस h², a³ a² प्लस a², तो कितना हो गया? √3a। और लास्ट देख लेते हैं, ये टोटल सरफेस एरिया 6a² हो गया, ये 4a² हो गया, और ये हो गया हमारा √3a हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब में केवल बस इतना ही पढ़ना है। और देखो कुछ बेसिक बातें मैंने आपको, जैसे क्या होता है कि इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं? 8 वर्टेक्स होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यानी कितने इसमें शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं, ये आपको पता होगा बिल्कुल। इसमें फेस कितना होता है? 6 फेस होता है, 1 2 3 4 5 6। साइड कितने होते हैं? 1 2 3, या 1 2 3 4 इसमें, फिर इसी तरह 4 इसमें, 1 2 3 4 ये हो गया, और 1 2 और 1 2 यह, तो टोटल कितने होते हैं? तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ एज जिसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं साइड यानी भुजा जिसको बोलते हैं। ये कितना हो गया? 12 वर्टिसेस। कितना वर्टेक्स अगर हमसे पूछा जाए? शीर्ष कितना हो गए? 8। फेस पूछा जाए, फलक जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो यही क्यूब में और क्यूबॉइड में दोनों में होता है सेम। आगे बढ़ा जाए। अब जो हमको अगला सीखना है, जो हमको अगला 3D फिगर सीखना है, वह है राइट सर्कुलर सिलेंडर का। राइट, ठीक है, राइट सर्कुलर। जरा इस राइट का वर्ड का मीनिंग आप सोचो कि क्या हो सकता है। जिन्होंने पढ़ा है पहले से वे तो जानते होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हो तो वह ज़रा दिमाग लगाएं कि यह राइट क्यों हम यहाँ यूज कर रहे हैं। इसी राइट वर्ड को एक बार हम वहाँ पे यूज करते थे राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो देखो राइट सर्कुलर का मतलब सिंपली इतना हो गया कि जैसे यह मान लो एक सर्कल बना रहे हैं हम, यह हो गया हमारा एक राइट सर्कुलर। ठीक है, तो राइट सर्कुलर का मतलब हो गया कि अगर इन दोनों के पॉइंट के मिड पॉइंट को मीट किया जाए ना, इनके पॉइंट को अगर हम मीट कर दें, यानी ऊपर वाले जो ट्रायंगल सर्कल बन रहा है उसका सेंटर, और नीचे वाले जो सर्कल बन रहा है उसका सेंटर। तो देखो जो राइट वर्ड यहाँ पे है ना, सर्कुलर सिलेंडर की बात की जा रही है, तो देखो यह भी एक सिलेंडर ही होगा। अगर हम मान लेते हैं कि 2 पैरेलल लाइन इस तरह ड्रा कर लो, पहली कंडीशन ये दोनों क्या होनी चाहिए? पैरेलल लाइन्स होनी चाहिए। अगर पैरेलल लाइन्स नहीं हुआ तो ये क्या बन जाएगा? फ्रस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं छिन्नक। और ये जो दोनों सर्कुलर डिस्क बनता है ना, यह शेप बनता है एक, यानी अगर एक यह बेस हो गया जो ऊपर वाला बेस, और ये हमारा जो नीचे का बेस होता है ना,
यह दोनों पैरेलल होने चाहिए। यानी अगर यह दोनों पैरेलल ना हो, मान लो कुछ इस प्रकार से हो, राइट, यानी इस पॉइंट से अगर हम यहाँ पे ड्रा करें, इसको बोला जाता है कि जो यह लाइन होता है ना दोनों सेंटर से पास करते हैं, इसको बोला जाता है राइट सर्कुलर का इस मान लो यह क्या एक्सिस पॉइंट है, एक्सिस है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो उसका बस केवल इतना ही मतलब है कि जो दोनों इसके सर्कुलर डिस्क है ना, या डिस्क है, ये दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये इस शेप में है और ये ऐसे है, तो यानी ये एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, तो यह नहीं बोला जाएगा कि दोनों क्या है, कि पैरेलल राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो जो हमारा एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है वह राइट सर्कुलर सिलेंडर से आता है, ठीक है। तो यह हो गया आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब बाकी चीज़ें वही है कि अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें बताइए भाई, इसमें बताइए आप कर्व सरफेस एरिया, लेटरल कर्व सरफेस एरिया की बात की जाती है, यानी यही हो गया आपका। यानी मैंने आपको बता रखा कि एक पाइप हो जिसको चारों तरफ से आप पेंट कर दो, ठीक है। वॉल्यूम तो आप जान गए कि इसमें एक तरह से इसकी धारिता, या अगर इसमें पानी भरा जाए तो कितना उसका होगा। और मैंने आपको बताया था इसको मेजर करना, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होगा, तो हमने बोला कि आप इसको इसके अलोंग काट लीजिए। यहाँ से अगर मान लो हम इस पॉइंट से पे काट देते हैं, ठीक है, कट कर देते हैं, और कट करने के बाद इसको फोल्ड कर देते हैं, जैसे यह पॉइंट ए है या बी है, ठीक है, इसको पूरा मिला देते हैं, बी है, तो ओपन कर देंगे तो ये हमको मिलेगा कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। ए बी यहाँ पे भी होगा और यह ओपन हो जाएगा पूरा, तो ये लास्ट पॉइंट भी ए बी तो ही होगा। और इन दोनों को फिर चाहे तो हम आपस में इसे मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, यानी यह हो जाएगा जो नीचे सर्कल का सरकमफ्रेंस था, परिधि था, उतने ही लंबा होगा भाई। एक सर्कल को कट करोगे तो वही उतना लंबा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2πr। और यह कितना हो जाएगा, यह होता है हमारा हाइट। हाइट क्या होता है, दोनों सेंटर बेस और टॉप के, इनको अगर जो हम मिला दें सेंटर को तो जो मिलता है हाइट, यही, यानी इन दो, ये जो हो जाएगी सिलेंडर की ऊंचाई, इसको बोलेंगे एच। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो आपको होगा 2πr/h, ठीक है। तो एक एक करके आप बाकी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे, सबसे पहले चीज़ वह यह हुआ कि लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया अगर हमसे पूछा जाए तो देखो, हमने मान लिया इसका जो रेडियस है वह आर होगा, तो इसका भी रेडियस आर होगा क्योंकि दोनों पैरेलल, और यह क्या, यह भी लाइन पैरेलल्स हैं। तो अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाए, पहला देख लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए, 2πr/h। दूसरी बात, टोटल सरफेस एरिया अगर हमसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो 2πr यानी कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही, प्लस बेस का एरिया और टॉप का एरिया, ये बेस और मतलब टॉप और बॉटम दोनों का एरिया हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना होगा, πr², तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 2πr²। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो 2π कॉमन ले लेंगे तो ये लिखा जाएगा इस प्रकार से, 2πr अगर हम कॉमन ले लें 2πr, तो ये कितना मिल जाएगा, h+r, ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और अगर मान लो यह कब हुआ, जब दोनों सरफेस एरिया, यानी यह कब हुआ कि मान लेते हैं कि जैसे कोई पाइप है या कोई इस प्रकार से बॉटल है और ऊपर नीचे क्या है, ऊपर नीचे ढक्कन लगा हुआ है, यानी ये क्लोज है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस पूरे बॉटल को अगर आपको रंगना है तो कितना पेंट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर इसको पेंट करना हो तो कितने पेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तब हो जाएगा 2πr/h प्लस 2πr², ठीक है। और अगर मान लो कि ये दोनों सिरा खुला हुआ तब, तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा वही इसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। क्योंकि जब यह पार्ट ऊपर और नीचे ढक्कन, यानी एक पाइप ले लो तो पाइप में ना ऊपर ढक्कन होता है ना नीचे खाली, अगर दोनों है तो वह सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, वही जो कर्व सरफेस एरिया हो जो होगी वही उसका भी सरफेस एरिया हो जाएगा। मान लो कोई एक पार्ट ढका हुआ है तो बस एक पार्ट का ऐड कर लेंगे, यानी आपको तरीका पता है बस क्या करना है, तो फिर किसी भी प्रकार से हमसे पूछ सकता है। अब वॉल्यूम को समझते हैं। अब देखो 3D फिगर्स में मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, आप हमेशा समझना, यह हमेशा काम में आएगा चीज़। जैसे मान लो राइट सर्कुलर
सर्कल का जो आपको वॉल्यूम होता है वह क्या होगा, तो मान लो जैसे आपने एक सिक्का लिया इस तरह से, ठीक है, या एक कागज़ को आपने इस प्रकार से गोलाई में काट लिया, फिर उसी तरह से दूसरा कागज़ काट के उस पर रख दिया, उसी प्रकार से तीसरा, इस प्रकार से कागज़ आप रखते जाइए रखते जाइए रखते जाइए, और यह कहाँ तक रखेंगे, h ऊंचाई तक रखेंगे। तो बताइए एक कागज़ अगर होता, मान लेते हम एक कागज़ होता, तो उसकी एरिया कितना होता, आप कहते हैं पाई आर स्क्वायर। चलो दूसरा रख देंगे पाई आर स्क्वायर, तीसरा रखेंगे पाई आर स्क्वायर, चौथा रखेंगे पाई आर स्क्वायर। इसको कहाँ तक रखते जा रहे हैं हम, h ऊंचाई तक रखते जा रहे हैं। तो अगर हमने 2 रखा तो कितना हो जाएगा टोटल, भाई 2 तक रखेंगे तो 1 और गुणे 2 हो जाएगा, यानी 1 इंटू 2 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, आप समझ पा रहे हो। अगर हम जैसे एक सिक्का लिए इसे, इसको ऐसे ऐसे रखते जा रहे हैं, हम इसको ऊंचाई पर रखते जा रहे हैं रखते जा रहे हैं रखते जा रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि ये 2D फिगर से क्या हो रहा है, इसमें हाइट आती जा रही है, इसको स्काई मिल रहा है, जिसको बोल सकते हैं कि यानी ये 3D फिगर बनता जा रहा है, ठीक है, ये 3D फिगर बनता जा रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमको इसका एरिया पता है बेस का पाई आर स्क्वायर, और एक हम ऊपर हम जा रहे हैं, तो ये हमको हाइट में मिल जाएगा, तो इंटू एच कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यही क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और वॉल्यूम हमेशा ध्यान रखना है कि क्यूबिक यूनिट होता है। वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक का मतलब हमको यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज मिलती हैं, और स्क्वायर में हमेशा ध्यान देना एरिया में 2 ही होता है। तो यानी स्क्वायर क्या होगा, किसी 2D फिगर का स्क्वायर एरिया निकालेंगे, और जो वॉल्यूम होगा वह 3D में होगा, तो यानी एक नीचे होगा, यानी इसमें लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, और या एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन में होगा। इस तरह से भी समझ सकते हो। अब देखो इसी छोटी सी चीज़ का आप यूज कर सकते हो। यानी अगर आपसे पहले वॉल्यूम पूछा जाए तो क्या लिख सकते हो कि पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का होता है एरिया, और अगर हम इसको एक सिक्के को रखते जाएं कितना, यह ऊंचाई तक रखते जाएं, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फार्मूला था सिलेंडर का, लेकिन यह आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। अब जरा इसी छोटी सी चीज़ को देखो कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे मान लो आपको काफ़ी क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि एक पाइप है मान लो, राइट, इस तरह से आपको पाइप दिया है और इसमें से पानी निकल रहा है, इसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है। तो हमसे बताना होता है कि वहाँ पे पाइप की से कितना पानी निकल रहा है। या जैसे हमको दे दिया जाएगा कि एक नहर है, ठीक है, नहर है और नहर में कुछ पानी है, उसके बारे में हमको जानकारी दे दिया जाएगा। तो जब भी इस प्रकार से करना होगा ना, तो हमेशा 3D में ध्यान रखना कि 3D में हमको जब भी वॉल्यूम पूछा जाएगा तो इसमें 3 डायमेंशन होगा, और स्क्वायर में केवल 2 होगा। तो देखो स्क्वायर में क्या होगा कि हम किसी भी चीज़ का एक अनुप्रस्थ काट, जिसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे इसका अगर हमको पूरा एरिया बताना है, सपोज करो कि इस प्रकार से कोई एक नहर है या कोई भी कुछ भी, मान लो केक है, इस तरह से हमको इसका पूरा वॉल्यूम बताना है। तो अगर हम इसके अनुप्रस्थ काट का, यानी इसको आप केवल एक सेक्शन को, इस मतलब इस 2D को फिगर को आप निकाल लो, इतना एरिया, ठीक है, इतना एरिया निकाल लो। अब इसी एरिया को जैसे हमने इतना निकाल लिया एरिया, ठीक है, अब इसी में इसको जोड़ते जा रहे हैं जोड़ते जा रहे हैं जोड़ते जा रहे हैं, इस तरह से जोड़ते जोड़ते कहाँ तक, मान लो एच, या पूरी इसकी लंबाई कितना 10 है, तो 10 तक हमने ऐड कर दिया। तो अगर आप देखोगे कि इस पार्ट का अगर एरिया 10 है और इसको हम 10 बार इस तरह से इसे जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है, और ये हाइट कितना बन जाए 10 बन जा रही है, तो इस पूरे पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। जब हमको पता इसका वॉल्यूम अगर 10 है और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया केवल 10 मीटर तक, तो 10 इंटू 10 यानी 100 क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो बस इसी लॉजिक को आप हर जगह यूज कर सकते हो कि अगर आपको एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पता चल जाए तो उसको बिल्कुल आप 3D में बस एक्सटेंड कर सकते हो। अब देखो इसी का फ़ायदा आप उठा सकते हो कि जैसे मान लो एक 3D फिगर बना हुआ है, ठीक है, एक 3D फिगर इस तरह से बना हुआ है, यह थोड़ा सा इस तरह से बना है, ऐसे बना हुआ है। अब इसी चीज़ को प्रिज्म या पिरामिड में हम पढ़ते हैं, ऐसे बना हुआ है। अब इसको हम इस तरह से एक्सटेंड कर दे रहे हैं मान लो, ठीक है, इस तरह से हमने एक्सटेंड कर दिया। अब पूछ रहा है हमको इसका एरिया बताओ, तो अगर आप इसका एरिया बता दो कि इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना हो गया, इस 2D का फिगर कितना हो गया, मान लो 10 तक, और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक, 15 मीटर तक, तो पूरे फिगर का एरिया कितना हो जाएगा 10 इंटू 15, यानी कितना हो जाएगा 150 मीटर। ठीक है, ये छोटा सा लॉजिक, लेकिन इसको आप बहुत जगहों पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप हैंडल कर सकते हो कि एक क्रॉस सेक्शन का एरिया अगर आपको पता चल जाए, जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का अगर आपको एरिया मिल जाए, तो बाकी उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। और हमको पता है कि 3D फिगर होता है, तो 2D का पता चल जाए, एक और क्वांटिटी उसमें बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 3D हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर यूनिट से वो हो जाएगा क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है,
तो वही सेम लॉजिक करके हम यहाँ पे स्क्वायर सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम निकालते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर में केवल इतना ही है। ठीक है, कि हमको इसका टोटल सरफेस एरिया पता चल गया, सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया। अब जो कोन होता है, इसके बाद जो हमारा नंबर आएगा वो कोन का, उसको भी समझ लेते हैं। कोन के बारे में समझते हैं कि कोन को हिंदी में बोलते हैं कोन। एक मिनट, इसको हम बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन का। राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन का क्या मतलब हुआ? कोन को बोला जाता है शंकु। ठीक है, तो राइट सर्कुलर कोन यानी इस तरह से अगर हम कोई कोन बनाएं, ठीक है, और इस वर्टिस से अगर हम यहाँ पे इसके सेंटर को मीट करें तो यह कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ये हो गया हमारा राइट सर्कुलर कोन। तो मान लो इसका रेडियस अगर r है, तो देखो कोन और सर्कुलर सिलेंडर में एक रिलेशन होता है। अगर आपके पास कभी समय हो, या इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि मान लो आप कुछ इस प्रकार से, आपके पास एक पाइप है या कोई एक बिल्कुल जिसको बोला जाए कि कोई भरा हुआ स्ट्रक्चर है, खाली ना हो, हालो स्ट्रक्चर ना हो। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ हो। जैसे मान लेते हैं कि एक लकड़ी हमको इस तरह से गोल में मिला हुआ है, और इसमें से अगर आप किसी भी एक को, चाहे इसको बेस बना लो चाहे इसको बेस बना लो। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसको बोला जाता है बेस, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ये हमारा हो जाता है हाइट। ठीक है, ये हाइट हो गया और ये हमारा रेडियस हो गया। तो किसी भी पॉइंट को बेस बनाना, चाहे ऊपर चाहे नीचे, बेस बना कर और अब सामने वाले वर्टेक्स के सेंटर से मीट करके एक ऐसा सर्कुलर अगर आप निकालते हो पूरा, तो आप कभी भी देखना कि जो यह सिलेंडर आएगा ना, अगर पूरे सर्कल का मान लो अगर रेडियस कितना है, 3 है, तो यह इसका आयतन 1 होगा, यानी इसका वॉल्यूम 1 होगा, और पूरे बाकी हुए बचे हुए सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? 2 होगा। या ऐसे कह लो कि एक सिलेंडर से अगर आप एक कोन निकालते हो ना, तो वह 1/3 आता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमसे कभी भी अगर वॉल्यूम पूछा जाए कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, तो आप डायरेक्ट बोल लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 क्या होता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, 1/3 होता है। तो इसको लिखते नहीं है। अब कुछ इसमें और बेसिक, कुछ और ज़रूरी चीज़ें इसमें जानते हैं, क्योंकि कौन से हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब आगे बात आती है कि इसका सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया होता है। तो आप में से बहुत से लोग ने रट रखा होगा कि इसका कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? πr²। इसमें और ऐड कर देंगे, πr² इसमें अगर ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगी। भाई ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, और यह नीचे वाला देखिए यह हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया, राइट, यानी जो राउंड वाला फिगर है, राउंड जो है, और ये जो बेस हो गया, जो एक सर्कुलर डिस्क नीचे बना है, इसको अगर हम ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया मिल गया। अब मान लो अगर हमारा यह कोन हालो है, यानी नीचे कोई डिस्क नहीं, जिसको हम ऐड ही नहीं करेंगे। जैसे एक टोपी देख लो, ठीक है, जैसे जोकर वाली जो टोपी आती है उसमें नीचे वाला पार्ट नहीं होगा, तो केवल राउंड हम इसको ऐड कर लेंगे। एक तंबू देख लेते हैं, वो भी कोन की शेप में कभी कभी होता है। ठीक है, तो आपने रट रखा होगा, लेकिन आपको इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यह फार्मूला आखिरकार आता कैसे है। तो सिंपल सा है, देखो ये हमारा वर्टेक्स है, इस लाइन के अराउंड ये हमारी क्या, ये रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी इसके अराउंड। जैसे अगर हम बोलें कि मान लो एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, कभी कभी आप इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, अगर हम AB के अराउंड इस ट्रायंगल को रोटेट कर दें, तो मान लो इस तरह से इसको पूरा घुमा दो, ठीक है, एक पोर्शन AB को फिक्स करके इसको पूरा घुमा दो, तो देखोगे अल्टीमेटली यह क्या बन जाएगा, यह भी एक आपका बन जाएगा, कोन बन जाएगा, कोन की शेप ले लेगा। कभी कभी हमको C के अराउंड बोल देगा, तो जब C के अराउंड घुमा दो पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक कोन बन जाएगा इस प्रकार से। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इस C को अगर पूरा एक्सटेंड कर दें
तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से कोण बन जाएगा। तो इसके लिए क्या है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर वो चाहे जिस प्रकार से बोले आपसे घुमाने के लिए आप समझ जाओगे। केवल अगर आपने फार्मूला रट रखा है तो ज़रा सा इसने क्वेश्चन को रोटेट किया तो आप खुद रोटेट हो जाओगे। ठीक है, तो यह जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके अराउंड हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं यहाँ से। और जितनी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। केवल आप एक पेपर ले लो, पेपर को इस तरह से पहले फोल्ड कर लो कि वह एक कोन बन जाए, फिर कोन को जैसे काटना है यानी उसको फिर फोल्ड करो। देखो इस पेपर को फोल्ड करोगे ना तो ये पेपर कुछ इस प्रकार की शेप में बन जाएगा। इसको यहाँ से अगर ओपन करोगे आप खुद स्वयं से करिएगा तो ये आपको कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और देखो यह जो शेप बन रहा है ना, यह शेप हो सकता है इस प्रकार से आपका बन जाए, पूरा सेमी सर्कल बन जाए, या हो सकता है कि आपका शेप इस प्रकार से बन जाए। यह टोटली डिपेंड करेगा कि यह रेडियस कितना है इस सर्कुलर का, इस सर्कुलर डिस्क का, और इसकी हाइट कितनी है, यह उसी बात पर निर्भर करेगा। यह हमेशा ध्यान रखना। तो स्लैंट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि चलो हमारा कुछ फिगर इस प्रकार से बना, तो इस प्रकार से अगर बना तो यानी हमने इसको ओपन कर दिया, तो यही यानी अगर हमको बताना है कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखना, जो इसमें बस छोटी सी बात समझने वाली है वह यह है कि जब इसको ओपन करोगे ना, इसको यहाँ से काट के, तो जो यह एल था ना, यहाँ पे एल था यानी स्लैंट हाइट थी, अब यही क्या हो जाएगा, इस नए ट्रायंगल का, नए सेक्टर का रेडियस हो जाएगा। और यह जो पेरीमीटर होगा ना, यह जो पेरीमीटर होगा, जो ये सरकमफेरेंस होगा, यानी जो आर्क बोल लो, जो भी बोल रहा हूँ, वह क्या होगा, वह इस ट्रायंगल को जब वो कट करेंगे तो यह ट्रायंगल यह सर्कल क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से ओपन होगा। तो यानी ये जो 2 पाई आ रहा है ना, यानी इसकी पूरी लेंथ कितना आ जाएगी, 2 पाई आर, और स्लैंट हाइट क्या हो जाएंगे, इसके रेडियस हो जाएंगे। तो बताओ एक ऐसा सेक्टर जिसका रेडियस एल है और स्लैंट हाइट 2 पाई आर है, तो बताइए इसका, इस सेक्टर का एरिया कितना होगा। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकाल देते हैं बताइए। सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अगर आप थीटा की जगह पे 360 होता था तो पाई की जगह 180 होता था, इसको रिप्लेस कर दो तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 2 पाई। लेकिन ये आपको डायरेक्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए कितना होता है। देखो इसको तो भी मान लो कर दे रहे हैं, या पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से आएगा आपका कितना, यह आ जाएगा आर स्क्वायर, और थीटा अगर यह वैल्यू थीटा है राइट, तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है हमारा, अगर मान लो जैसे दूसरा एक सेक्टर ले लें, हमने बताया था कि अगर एक सेक्टर है, मान लो इसके आर के एल है और यह थीटा है और यह आर है, तो थीटा बराबर होता है एल बाई आर होता है। चूँकि यहाँ पे जो एल हमारा आर्क है वह उसकी वैल्यू कितना, 2 पाई आर गिवन है, और यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस कितना है, वह एल है, तो यह एल लिख सकते हैं इस तरह से। तो ठीक है, तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे 2 पाई आर बाई एल कर देते थे, ठीक है, तो इसको हम लिखते थे 2 पाई, देखो जैसे अगर यहीं पे देख लो, यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 2 बाई थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, और थीटा की जगह हम लिख सकते हैं एल बाई आर, आर से आर कट जाता था तो ये डायरेक्ट हम बोलते थे कितना होता है बताइए, और पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, नीचे 2 पाई होगा ना, यहाँ पे 2 पाई होगा तो पाई कट जाएगा, तो एल इंटू आर। यह हमने बताया था आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, कि अगर आपको रेडियन में लिखना होगा तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे। अगर हमको रेडियन में पूछा जाए तो 1/2, ठीक है, आर का लेंथ इंटू रेडियस। तो अगर ये हमारा एंगल में होगा, रेडियन में, डिग्री में होगा, रेडियन में पूछा जाएगा, तो रेडियन में अगर हमसे पूछा जाता है तो कितना होता है बताओ, 1/2 आर्क इंटू रेडियस। तो 1/2 आर्क की वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये हमको दिया है कितना, 2 पाई आर, और रेडियन यहाँ पे कितना है, और सॉरी रेडियस कितना है, रेडियस हमको दे रखा है एल, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, यह आ जाएगा पाई आर एल। यही फार्मूला आता है जो आप डायरेक्ट याद कर रखे होंगे। और अगर इसी में पाई आर स्क्वायर एल में, सॉरी पाई आर एल में सर्कुलर नीचे वाला जो सर्कुलर डिस्क है इसकी एरिया ऐड कर दें तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर अगर आप कम ले लो तो कितना मिलेगा, एल प्लस आर, यह क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो रटो मत, चीज़ों को समझो, ठीक है, रटना नहीं, हमको समझना चीज़ों को। अब कुछ जरूरी चीज़ें, और ये आप फिगर देख के समझ भी गए होंगे। अगर हमसे मान लो एल पूछा जाए, अगर हाइट एच है, रेडियस आर है, तो एल क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा, कहोगे कि अंडर रूट में
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत भाई? यह एक क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। चलो इसको लिख दे रहे हैं कि L बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यह हो गया हमारा वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और यह हो गया हाइट। ठीक है, सॉरी स्लैंट हाइट। तो बस केवल इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अब आगे बचा हुआ है हमारा कि फ्रस्टम, जिसको छिन्नक बोला जाता है, यानी इसी सर्कुलर कोन को, ठीक है, यहाँ से अगर हम इस पॉइंट से मान लो इस पॉइंट से कट कर देते हैं तो यह क्या बन जाएगा, एक छिन्नक का बन जाएगा शेप। जैसे इसको हम एक फिगर बना के दिखा देते हैं आपको। जैसे हमने बोला कि एक हमारा कोन है और हमने इसको कुछ एच ऊंचाई पे काट दिया, तो यह एक छिन्नक की भांति बन जाएगा, जैसे एक बाल्टी होती है, ठीक है, बाल्टी का शेप हो जाएगा, या गिलास जैसे होता है उस शेप में बन जाएगा। और यह भी राइट सर्कुलर होगा, तो यानी यह हमारे क्या होनी चाहिए, दोनों सेंटर को मिलाएं तो यह 90 डिग्री पे, या राइट सर्कुलर, राइट वर्ड का अगर आपको कहीं भी मिले ना, उसको क्रॉस चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी भी आप क्रॉस सेक्शन पे, जैसे इस क्रॉस सेक्शन पे अगर हम चाहें तो इस क्रॉस सेक्शन पे अगर हम इसका निकालें, यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, तो देखो यह जो सर्कल यहाँ बनेगा ना, सर्कुलर डिस्क, यह सर्कुलर डिस्क नीचे वाले इसके बेस के सर्कुलर डिस्क से क्या होना चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। यानी इनका अगर इनके सेंटर से एक डायमीटर क्रॉस करें, यह देखें अगर इसको इस तरह से ड्रा करें तो यह दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक और कोन होता है, जैसे ये तो एक राइट सर्कुलर कोन हो गया, इसमें भी आप चाहो तो उसी प्रकार से चेक कर सकते हो, या उसको सबसे अच्छा तरीका कि आप यहाँ पे 90 डिग्री ड्रा कर लो, या किसी एक क्रॉस सेक्शन में अगर मान लो जैसे हम कहें कि इस क्रॉस सेक्शन में बात करते हैं, तो यहाँ से अगर आप चेक करना चाहो तो इस पॉइंट में अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रा करें और यहाँ पे ड्रा करें तो यह लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। यानी जो यह एंगल होगा वही एंगल यही होगा, यह भी 90 होगा तो यह भी क्या हो, 90 होना चाहिए। दूसरी बात, एक होता ऑब्लिक सर्कुलर, ऑब्लिक कोन होता है। ऑब्लिक में क्या होता है कि अगर इसके वर्टेक्स को इससे मिलाएंगे तो यह 90 डिग्री नहीं बनेगा, यह इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। या अगर आप क्रॉस चेक्स लेके करना चाहो तो देखो, अगर यहाँ से अगर इसके लेते हो पॉइंट और यहाँ पे देखो अगर पैरेलल लाइन दो ड्रा करो ना, तो अगर मान लो यह थीटा होगा तो यह थीटा से कुछ कम होगा या ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है, तो इनको बोला जाता है ऑब्लिक। ठीक है, तिरछा कोन जिसको बोला जाता है। तो बेसिकली इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बाकी आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा फ्रस्टम पे। फ्रस्टम पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आपका बनता है वो स्फेयर और कोन से ही हमारे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कोन बच गया है और फ्रस्टम है, इन दोनों टॉपिक को हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। बाकी पिरामिड, प्रिज्म और टेट्राहेड्रॉन सभी चीज़ों को कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियो में कवर किया जाए। ठीक है, तो अगर प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।